अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। तो बच्चों आज हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का टेस्ट योर सेल्फ 2.2 करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ वाज इट प्रूव दैट द होल मास ऑफ एन एटम इज लोकेटेड एट इट्स सेंटर। बेटा आप इस बात को कैसे प्रूव करेंगे कि आपके एटम का सारा मास उसके सेंटर में लोकेट होता है। ओके तो ये आप रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ आए हैं, ये टॉपिक उससे रिलेटेड है। तो इसका आंसर है हमारे पास, मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी स्पेस एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासिस स्ट्रेट थ्रू अनडिफ्लेक्टेडली। बेटा जब अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल में से पास करवाया गया तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेडली पास कर गई। ओके तो इसका मतलब ये था कि आपका एटम ज्यादातर क्या होता है, एम्प्टी होता है, खाली होता है। लेकिन अ फ्यू पार्टिकल वे डिफ्लेक्टेड स्लाइटली, कुछ ही आपके पार्टिकल थे जो किसी एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे थे। ओके जब अल्फा पार्टिकल सेंटर में से पास करती थी तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती थी। दिस इंडिकेट्स दैट द होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम इज लोकेटेड एट इट्स सेंटर। तो ये इस बात की दलील थी कि आपका ज्यादातर मास एटम का सेंटर में प्रेजेंट होता है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ वाज इट शोन दैट एटॉमिक न्यूक्लियाई आर पॉजिटिवली चार्ज। आपका एटॉमिक न्यूक्लियाई पॉजिटिवली चार्ज है, आप कैसे साबित करेंगे। द डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल इंडिकेट दैट एटॉमिक न्यूक्लियाई आर पॉजिटिवली चार्ज। बेटा याद रखेंगे कि जो आपका अल्फा पार्टिकल होता है इस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके तो जब ये सेंटर में से पास होने लगा तो डिफ्लेक्ट हो गया। ओके तो ये अगर सेंटर में पॉजिटिव चार्ज था तो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुई। लेट्स सपोज अगर आप देखें बेटा कि सेंटर में अगर नेगेटिव चार्ज होता तो अल्फा पार्टिकल उसको अट्रैक्ट कर लेता अपनी तरफ। ओके पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ओके तो अब अल्फा पार्टिकल पर भी पॉजिटिव चार्ज और सेंटर से जो न्यूक्लियस है उस पर भी पॉजिटिव चार्ज ही होता है, इसी वजह से अल्फा पार्टिकल आपकी क्या होती हैं, डिफ्लेक्शन शो करती हैं। ओके तो ये जो अल्फा पार्टिकल की डिफ्लेक्शन है ये इंडिकेट करती है कि आपका एटॉमिक न्यूक्लियाई क्या है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्लियर है। ओके थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द पार्टिकल्स विच डिटरमाइन द मास ऑफ एन एटम। बेटा एक एटम के मास को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से पार्टिकल्स की जरूरत होती है। The particles electron, proton and neutron determine the mass of an atom। बेटा एक एटम के मास को डिटरमाइन करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। अगर इनमें से एक भी मिस हो तो आप किसी एटम का मास डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो कि फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इसी वजह से इनको फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम कहा जाता है। ओके नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम क्वांटम थ्योरी। ओके तो यहाँ पर बेसिकली क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन और क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का डिफरेंस पूछा गया है। ओके आपसे ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासिकल एंड क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, तो आप इसका आंसर यही करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास अगर क्लासिकल थ्योरी की बात की जाए, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन अ हॉट वाइब्रेटिंग बॉडी रेडिएट्स एनर्जी ऑल द टाइम इट इज वाइब्रेटिंग। बेटा आपको याद होगा कि जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था वो क्लासिकल थ्योरी पर बेस करता था। ओके तो उसने तब भी यही कहा था कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूसली एनर्जी को इमिट करता रहता है। तो यहां पर भी यही बात कर रहा है, क्या हॉट वाइब्रेटिंग बॉडी रेडिएट एनर्जी ऑल द टाइम। जो आपके पास हॉट वाइब्रेटिंग बॉडी होती है वो अपनी एनर्जी को रेडिएट करती रहती है, इमिट करती रहती है ऑल द टाइम। ठीक है कंटिन्यूसली एनर्जी को इमिट करती रहती है। ये कौन कह रहा है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ओके बट अगर हम क्वांटम थ्योरी की बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन अ हॉट वाइब्रेटिंग बॉडी डज नॉट इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी कंटिन्यूसली। ओके जो आपकी बोहर एटॉमिक थ्योरी थी ना वो क्वांटम थ्योरी पर बेस करती थी। उसने यही कहा था कि इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी कंटिन्यूसली इमिट करता है ना ही कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब करता है। ओके तो बोहर एटॉमिक थ्योरी क्वांटम थ्योरी पर बेस करती थी। तो
तो ये क्या कहती है कि हॉट वाइब्रेटिंग बॉडी डज नॉट इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी कंटिन्यूसली बट डज सो डिसकंटिन्यूस मैनर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स। ये डिसकंटिन्यूस एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में आपके पास एनर्जी जो है वो इमिट या एब्जॉर्ब होती है, और उन पैकेट्स को बेटा हम क्वांटम का नाम देते हैं। ओके, और अगर लाइट का केस है तो फिर उनको हम फोटोन का नाम देते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है क्लासिकल थ्योरी और क्वांटम थ्योरी का। तो इनको आप यहाँ से तैयार करें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है। फिर बच्चों को इनका डिफरेंस नहीं मिलता कि यार ये क्लासिकल और क्वांटम थ्योरी में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ से आप इनको डिफर कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ कैन यू प्रूव दैट एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल एंगुलर मोमेंटम बेटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। ओके, याद है ये फॉर्मूला। अब एन आपके पास क्या है, नंबर ऑफ शेल, एच आपके पास है प्लांक्स कांस्टेंट, और पाई वैसे ही आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है 3.14। ओके, अब यहाँ पर n क्या है बेटा, ये आपके पास n की वैल्यूज 1 2 3 अप टू सो ऑन हो सकती हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखिए अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है तो n की वैल्यू होगी 1। ओके, अगर आपका इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में रिवॉल्व कर रहा है तो वहां आपकी n की वैल्यू होगी 2। ओके, और अगर आपका इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में मूव कर रहा है तो वहां पर आपकी n की वैल्यू होगी 3। तो आपका इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में, किस शेल में मूव कर रहा है, वो डिसाइड करेगा कि n की वैल्यू क्या होगी। ओके, लेट्स सपोज आपके पास आपका इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में है, पहले शेल में है, तो n की वैल्यू क्या होगी, n इज इक्वल टू 1। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, n की जगह पर 1 पुट कर दें तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 इंटू एच ओवर 2 पाई। ओके, अगर आपका इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में है तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा, 2 इंटू एच ओवर 2 पाई। अगर तीसरे शेल में है तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा, 3 इंटू एच ओवर 2 पाई। क्लियर है बात। अब यहां पर देखिए बेटा, the angular momentum of an electron for n is equal to 2 is twice the angular momentum for n is equal to 2। बेटा जो आपका इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में मूव कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम डबल होगा उस इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम से जो पहले शेल में मूव कर रहा है। ओके, मतलब कि नंबर ऑफ शेल के बढ़ने से एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा आपका। Whereas the angular momentum of electron for n is equal to 3 is thrice the angular momentum for n is equal to 1। अब जो आपका इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम 3 गुना ज्यादा होगा उस इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम से जो कि पहले शेल में मूव कर रहा है। ओके, तो सिंपल आप ये कह सकते हैं कि हायर ऑर्बिट में या हायर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनका एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू रिमेन इन वन ऑफ दीज ऑर्बिट एंड नॉट इन बिटवीन देम। अब याद रखिएगा कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन आपका 1.5 शेल में मूव कर रहा है या 2.5 शेल में मूव कर रहा है या 3.5 शेल में मूव कर, नो, ये आपके पास या तो पहले शेल में होगा या दूसरे शेल में होगा या तीसरे शेल में होगा। ओके, होल नंबर में होगा आपके पास। द वर्ड क्वांटाइजेशन मीन्स अ क्वांटिटी कैन चेंज ओनली इन होल नंबर्स 1 2 3 4। ठीक होगा ना, फ्रैक्शन की फॉर्म में ये नहीं होगा। अच्छा, अब इस एंगुलर मोमेंटम को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। अब h आपके पास प्लांक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या है, 6.625 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 जाउल सेकंड। ओके, पाई की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट होती है 3.14। अच्छा, अब फॉर n इज इक्वल टू 1, अगर हम पहले शेल में मूव करता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना चाहें तो बेटा n की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। ओके, फॉर n इज इक्वल टू 1 एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू 1 इंटू
h की जगह आपने प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी 6.625 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 जूल सेकंड डिवाइडेड बाय 2, पाई की जगह 3.14। अब आप क्या करें, इसको कैलकुलेट करना है सिंपल। 3.14 को 2 पर मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें 6.625 को डिवाइड करें, इसका जो आंसर आएगा, और 10 की पावर -34 को आपने एज इट इज ही रहने देना है। ओके, तो 1 आपका ऐसे आ गया, 1 इंटू 0.99994 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 जूल सेकंड, ये आपका आंसर। अच्छा, अब पता चला ये कैसे आया। बेटा कैलकुलेटर अपने हाथ में रखो, 3.14 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, यहां पर आपके पास एक वैल्यू आएगी। ओके, अब 6.625 को डिवाइड कर दो इस वैल्यू पर, तो आपके पास आ जाएगा 0.99994 और 10 की पावर -34 वैसे ही रहने दो। अब देखो बेटा, ये राउंड ऑफ होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0.9 क्या होता है, 1 ही होता है आपके पास। ओके, तो इसको आप लिख सकते हैं, यहां पर देखिए 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 जूल सेकंड, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा, अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो एज इट इज आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 जूल सेकंड। अब याद रखिएगा कि 1 जूल इक्वल होता है 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के। ओके, तो यहां पर अगर हम 1 जूल की जगह ये पुट करें तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, 1 इंटू 10 की पावर -34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके, तो ये हमने उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम फाइंड किया है जो पहले ऑर्बिट में मूव कर रहा है। सिमिलरली यू कैन फाइंड फॉर n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब सेम कैलकुलेशन बेस है, आप इसको कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस आप लाजमी करिएगा। n इज इक्वल टू 2, 3, 4 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों इंपॉर्टेंट आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वो पर्टिकुलर भी पूछ सकता है कि n इज इक्वल टू 2 के लिए आप कैलकुलेट करें, n इज इक्वल टू 3 के लिए आप कैलकुलेट करें। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन भी है। ओके, तो ये आप लाजमी इसकी प्रैक्टिस करिएगा। थैंक्स बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, समझ आई, वेरी गुड। तो किसी भी किस्म का आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।